नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में विद्युत क्षेत्र के लिए संसदीय परामर्शदात्री समिति ने विद्युत वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स के लिए सुधारों से संबंधित सुझाव प्रदान किए हैं। समिति ने विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाली प्रमुख समस्याओं जैसे उच्च लागत संरचना, अपर्याप्त और अनियमित राजस्व अर्जन की ओर इंगित किया है। इसके साथ ही उच्च परिचालन क्षति और विलंबित भुगतान, ऋण के अस्थिर स्तर आदि को भी रेखांकित किया गया है। आपको बता दें कि समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि वर्तमान में 21.4% है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2018-19 में डिस्कॉम की समग्र हानि 85,000 करोड़ रुपए थी, जिसे महामारी ने और अधिक गंभीर कर दिया है। आइए अब समिति द्वारा सुझाए गए मुख्य सुधार जानते हैं। अवसंरचना के स्वामित्व को राज्य स्वामित्वाधीन डिस्कॉम्स में बनाए रखते हुए और निजी पक्षकारों को विद्युत आपूर्ति लाइसेंस देकर निजी भागीदार बढ़ाना, अवांछित खपत में कमी के लिए स्मार्ट और प्रीपेड मीटरीकरण, विद्युत सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, विद्युत चोरी के मामलों के निपटान के लिए विशेष न्यायालय और पुलिस स्टेशनों की स्थापना करना, औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लगाए गए क्रॉस सब्सिडी शुल्क को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना। आइए अब डिस्कॉम्स के लिए हाल ही में की गई पहलों के बारे में जानते हैं। डिस्कॉम्स की बकाया देय राशि को चुकाने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। संघ शासित प्रदेशों में डिस्कॉम का निजीकरण किया जा रहा है। कुछ राज्यों में विद्युत वितरण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की संभावनाओं की खोज की जा रही है। डिस्कॉम्स की व्यवहार्यता में सुधार के लिए विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। डिस्कॉम की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में बदलाव के लिए उदय योजना आरंभ की गई है। अगली खबर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कोष के लिए $1,50,000 के संकल्प की घोषणा की है। दरअसल शांति स्थापना कोष संयुक्त राष्ट्र का वित्तीय साधन है, जो जोखिम या हिंसक संघर्ष से प्रभावित देशों या स्थितियों में शांति बनाए रखने के लिए पहला विकल्प है। शांति स्थापना कोष को अपनी वर्ष 2020-24 रणनीति के एक भाग के रूप में वर्ष 2020 से 24 की अवधि के लिए $1.5 बिलियन की आवश्यकता है। शांति स्थापना कोष महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं का समर्थन करता है। इसमें शांति स्थापना के अवसरों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया करना और जोखिम सहिष्णु दृष्टिकोण से प्रक्रियाओं और संसाधनों को उत्प्रेरित करना शामिल है। शांति स्थापना प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं, सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों और बहुपक्षीय बैंकों आदि में निवेश कर सकता है। शांति स्थापना कोष शांति स्थापना आयोग को वित्त प्रदान करता है। ये एक अंतर सरकारी परामर्शदात्री निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है। शांति स्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में से एक है। इसकी अन्य गतिविधियां हैं संघर्ष की रोकथाम में राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय तनाव और विवादों को हिंसक संघर्ष में रूपांतरित होने से रोकने के लिए कूटनीतिक उपाय शामिल हैं। शांति स्थापना में प्रगति में संघर्ष का समाधान करना शामिल होता है। इसमें सामान्य तौर पर शत्रुतापूर्ण पक्षों को एक समझौते की स्थिति में लाने के लिए कूटनीतिक कार्रवाई करना शामिल होता है। शांति प्रवर्तन में सैन्य बलों के उपयोग सहित कई कठोर उपायों को लागू करना शामिल है। शांति बनाए रखने में युद्ध विराम या शांति समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करना शामिल होता है। अगली खबर अर्थ जगत से। बजटेतर उधारियां यानी ऑफ बजट बोरोइंग्स राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का एक उपाय है। बजटेतर उधारियां या बजटेतर संसाधन ऐसे ऋण हैं जो केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिए जाते हैं, बल्कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए जाते हैं। चूंकि ऋण की देयता औपचारिक रूप से केंद्र पर भारित नहीं होती है, इसलिए इस ऋण को राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। इस तरह उधारियां खातों की औपचारिक गणना में उन्हें शामिल किए बिना ही केंद्र को उसके व्ययों को वित्त पोषित करने का एक विकल्प प्रदान करते हैं। चूंकि राजकोषीय घाटा सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है और रेटिंग एजेंसियों द्वारा भी इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए EBR यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज सरकार को राजकोषीय घाटे को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने में सक्षम बनाता है। हालांकि इस प्रकार के ऋण भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होते और वे संसद के नियंत्रण से भी बाहर रहते हैं। इसके बावजूद ऐसे ऋणों पर ब्याज का भुगतान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। इसके अलावा वर्ष 2019 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज पर चिंता व्यक्त की है।
इस प्रकार के ऋणों की वर्तमान मात्रा बहुत अधिक है। वर्तमान नीतिगत ढांचे में व्यापक रूप से ऐसे ऋणों के प्रबंधन के लिए पारदर्शी प्रकटीकरण और प्रबंधन रणनीति का अभाव है और केंद्र सरकार संपूर्ण प्रकटीकरण करने से बच रही है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और संधारणीयता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बीच रणनीतिक साझेदारी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और संधारणीयता में परस्पर सहयोग को मजबूत करेगी। इस साझेदारी से ज्ञान का आदान प्रदान होगा और ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्णकालिक सदस्यता के लिए एक महत्वपूर्ण चरण सिद्ध होगा। भारत के लिए पूर्ण सदस्यता का काफी लाभ होगा। इससे भारत को अपने कच्चे तेल के भंडार की सामरिक क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। ये साझेदारी विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी सहायता, जलवायु और ऊर्जा संबंधी मुद्दों आदि में नेतृत्व करने के लिए भू राजनीतिक मंच प्रदान करेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के लिए भारत के प्रवेश से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा तंत्र को बढ़ावा मिलेगा और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस समूह के साथ इसके संबंधों को दृढ़ता प्रदान करेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता के लिए कुछ पूर्व शर्तें हैं जिन्हें भारत वर्तमान में पूरा नहीं करता है, जैसे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD में सदस्यता, निवल आयात के कम से कम 90 दिनों के समतुल्य तेल के स्टॉक को बनाए रखना। वर्तमान में भारत में ये स्टॉक केवल 74 दिनों के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में वर्तमान में 30 सदस्य हैं। इसे वर्ष 1973-74 के तेल संकट की प्रतिक्रिया में स्थापित किया गया था। ये ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अपने सदस्य देशों को परामर्श प्रदान करती है। भारत वर्ष 2017 में एक सहयोगी सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ऑयल मार्केट रिपोर्ट्स आदि का प्रकाशन करती है। अगली खबर खनन क्षेत्र से संबंधित है। मेघालय सरकार अवैध रैट होल खनन पर सख्त हुई। रैट होल खनन में संकीर्ण सुरंगों में खनन गतिविधियां शामिल होती हैं। ये सामान्य तौर पर 3 से 4 फीट चौड़ी होती हैं। इनमें श्रमिकों के रूप में ज्यादातर बच्चे प्रवेश करते हैं और कोयले का निष्कर्षण करते हैं। इन क्षैतिज सुरंगों को रैट होल कहा जाता है, जिनमें केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। इन खदानों से क्षैतिज चैनलों के नेटवर्क जुड़े होते हैं जो खदानों के ढह जाने या बाढ़ के खतरे के प्रति प्रवण होते हैं। मेघालय में पाए जाने वाले कोयले के हल्केपन के कारण इस प्रकार के खनन का यहाँ प्रचलन है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने मेघालय में रैट होल खनन पर रोक लगाते हुए विचार व्यक्त किया था कि ये श्रमिकों के लिए अवैज्ञानिक और असुरक्षित है। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने NGT के वर्ष 2014 के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन पहले से ही निष्कर्षित कोयले के परिवहन की अनुमति प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया था कि 1.77 लाख मीट्रिक टन का परिवहन होना शेष है, किंतु वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने ये मात्रा संशोधित करके 32.57 लाख मीट्रिक टन वर्णित की है। आइए अब आपको बताते हैं रैट होल खनन का प्रभाव। इसने बाल तस्करी को बढ़ावा दिया है। खनन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल स्रोत पेय और सिंचाई के लिए अनुपयोगी हो गए हैं और साथ ही ये पौधों और पशुओं के लिए भी विषाक्तकारी हैं। खनन प्रतिबंध के बाद स्थानीय लोगों के लिए पुनर्वास या वैकल्पिक रोजगार की मांग में वृद्धि हो रही है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रगति सत्र के 35वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है। इसे प्रत्येक महीने के चौथे बुधवार को आयोजित किया जाता है। इसे प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में प्रतिभागियों के रूप में केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। ये कार्यक्रम डेटा और भू सूचना विज्ञान दृश्यों द्वारा सक्षम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य सामान्य व्यक्ति की शिकायतों को संबोधित करना है और साथ ही केंद्र और राज्यों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की एक साथ निगरानी और समीक्षा करना है। केंद्र ने 18 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 12,351 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर अनुदान जारी किया जाता है। ये अनुदान पंचायती राज प्रणाली के ग्राम, ब्लॉक और जिला तीनों स्तरों पर दिया जाता है। 15वें वित्त आयोग ने 2 प्रकार से ग्रामीण निकायों को अनुदान देने की अनुशंसा की है।
जिसमें मूलभूत और सशर्त अनुदान के आधार पर दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं। मूलभूत अनुदान शर्त रहित होता है और स्थानीय निकायों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। हालांकि इसके तहत निकाय वेतन और निर्माण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदान प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सशर्त अनुदान का उपयोग मूलभूत सुविधाओं जैसे सफाई और खुले में शौच मुक्त, ODF सुविधाओं के अनुरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण और जल को पीने योग्य बनाने आदि से संबंधित कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। सरकार ने संशोधित पद्धति के साथ उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण सर्वे प्रारंभ किया। अखिल भारतीय परिवार संबंधी CES राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित एक पंचवार्षिकी सर्वेक्षण है। इसे देश भर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवार के उपभोग व्यय प्रतिरूप पर जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपभोग मूल्य सूचकांकों के लिए भारांश को अंतिम रूप देने के लिए भी किया जाता है। सर्वेक्षण वर्ष को अधिकांश वृहद आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष के रूप में निर्धारित किया जाता है। अंतिम CES सर्वेक्षण अत्यधिक दीर्घ होने के कारण निम्न स्तरीय डेटा गुणवत्ता से ग्रस्त था। हाल ही में वस्त्र समिति ने जापान के मेसर्स निसेन केन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये जापान को वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने में भारत की सहायता करेगा। वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए सभी वस्त्र एवं वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। समिति के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। वस्त्र समिति एकमात्र इकाई है जो देश भर में एकीकृत तरीके से संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में सहायता प्रदान करती है। विश्व सीमा शुल्क संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की घोषणा WCO द्वारा की गई थी। इसे प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है। WCO एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। इसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। WCO अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। ये एक वैध राजस्व संग्रह को सुनिश्चित करने, समाज की रक्षा करने और सीमा शुल्क प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए वैध व्यापार की सुविधा के लिए क्षमता का निर्माण करता है। WCO के सदस्य 98% से अधिक विश्व व्यापार के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। भारत सहित इसके 183 सदस्य हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व। ये नर्मदा के ऊपरी प्रवाह मार्ग में अवस्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम बाघ अभयारण्य है, जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर भूरसिंह द बारासिंघा प्रस्तुत किया है। यहाँ मुख्य रूप से आर्द्र नम और आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ बांस, तेंदू, साल, जामुन, अर्जुन और लेंडिया जैसी वनस्पतियां विकसित होती हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ हार्ड ग्राउंड बारासिंघा, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। इसके अलावा बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, भालू, गौर और भारतीय पायथन आदि हैं। नाकुला। ये सिक्किम तिब्बत सीमा पर अवस्थित है, जहां हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। सिक्किम में स्थित अन्य दर्रों में शामिल है डोंगखाला, गोएचाला, जेलेपला और नाथुला। भारत चीन के बीच अन्य मार्गों में शामिल है हिमाचल प्रदेश का शिवकिला, उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, अरुणाचल प्रदेश का दिफू दर्रा, जम्मू और कश्मीर का अघिल दर्रा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नए संसद भवन के निर्माण के कारण वर्तमान स्थल पर स्थित उनकी प्रतिमा को स्थानांतरित किया जा रहा है। वे एक अधिवक्ता और एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे वर्ष 1950 से वर्ष 1954 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने वर्ष 1955 से 61 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। गृह मंत्री के रूप में उनकी मुख्य उपलब्धि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। वर्ष 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।